Growth Summit. I am the Rotaractor Swaraj Shetty, the Director of the Entrepreneurship Development from the Rotaract Club of M.N. Dhanukar College of Commerce. And I am excited to introduce our guest, an emerging entrepreneur who has taken the bold step of starting a clothing brand, and he is here to share his challenges he faced and his journey and how he is turning his vision into reality. And let's begin and welcome to the Arpan Gaikwad, the founder of Recreates. Thank you so much for inviting me here for today's podcast. तो कैसा लग रहा है आपको आपका पहला पॉडकास्ट? बेसिकली मुझे मतलब एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत ज़्यादा मेरी हाई है, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई एक स्टार्टअप का जर्नी कवर करना चाहेगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि हर किसी को चाहिए कि एक सक्सेसफुल मैन कि उसने कैसे क्या किया, हाँ ठीक है स्ट्रगल किया, उसके बारे में नहीं जानना, बट अभी कैसे लाइफ वो कर रहा है, उसका एक्सपांशन के लिए प्लान क्या है, अभी करंट स्टेटस क्या है, हर किसी को वो जानना होता है. तो आई एम हैप्पी दैट यस समवन इज देयर हु रियली वांट टू नो द रियल बिहाइंड द सीन्स ऑफ एन दैट डेवलपिंग ब्रांड. सो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड अच्छा लग रहा है. ठीक है, लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट. या श्योर. What sparked the ideas for Recreates? और ऐसा क्या हुआ कि आपको कंसेप्ट आया कि आपको क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है, और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था? तो अगर आइडिया की बात करें तो मैंने हर जगह मेंशन किया हुआ है कि मेरी जो जर्नी रही है वो एक क्लोथिंग ब्रांड से ही रही है. उसके पहले मैं एज एन एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर था, बट ड्यू टू कोविड आई स्विच माई जॉब करियर फ्रॉम एविएशन टू ई-कॉमर्स. तो क्लोथिंग ब्रांड में काम करने के बाद एक क्लोथिंग ब्रांड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व मैंने किया था, एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन को. स्टार्ट कैसे हुआ, उसके बाद फिर उनका जो ग्रोइंग फेज और आज एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे तीनों फेज मैंने उनके देखे थे. और एक जो उनका फाउंडर है, दैट रिस्पेक्टेड पर्सन, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कुछ वहाँ पे इशू हो, बट ठीक है मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि मतलब अगर इंसान को कुछ करना है तो ये मैटर नहीं करता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको किस चीज़ का एक्सपर्टीज़ है, बस एक जिद काफ़ी होती है कि यस, और वो एक ट्रस्ट कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ. तो जो चीज़ें मैंने देखी वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से हिट कर गई थी कि मुझे मेरी लाइफ जस्ट ऐसे ही नहीं स्पेंड करनी, मुझे भी कुछ यूनिक करना है. मैं नहीं चाहता कि आज तक मेरे बैकग्राउंड में या फिर मेरे फैमिली बैकग्राउंड में किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था, बट मैं नहीं चाहता कि वो सेम साइकिल आगे कंटिन्यू हो. तो एक नया करने का जिद था. अब जो चीज़ आती थी, अभी एविएशन में बहुत कुछ आता था, बट एक एयरलाइन स्टार्ट करना या खुद का एक MRO या मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन खोलना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. तो जो चीज़ मुझे लगी कि हाँ ये मेरे हक में है, मैं ये इसको कर सकता हूँ, तो वो चीज़ थी सबसे पहले जो मेरे दिमाग में होती क्लोथिंग ब्रांड. अभी क्लोथिंग ब्रांड ही इसलिए क्योंकि क्लोथिंग ब्रांड मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली कि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई आपको जज नहीं करता. आप एक ओपन माइंडेड के साथ आके आप काम कर सकते हो. किसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है या आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करके आपको कितना आइडिया है. सिर्फ डिपेंड इस चीज़ के ऊपर करता है कि आप एक यूनिक क्या लेकर आ रहे हो क्लोथिंग ब्रांड इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोथिंग ब्रांड्स हो चुके हैं. अपकमिंग डेज में भी आए जा रहे हैं. अगर हम रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया पे तो सबसे ज़्यादा जो कल्चर आज के टाइम पे जो चल रहा है वो क्लोथिंग ब्रांड है. हर किसी को लगता है कि बस मुझे जाना है मैन्युफैक्चरर के पास, बल्क ऑर्डर देना है, एक ब्रांड नेम डिसाइड करना है मेरे लिए, एंड बस मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. मैंने टी-शर्ट लाए, सैम्पलिंग की, मैं इसको बेचना करना चालू कर दूंगा. फर्स्ट डे से ही मैं अच्छा खासा अर्न कर लूँगा. मैंने अगर समझो मैं 200-300 में टी-शर्ट ला रहा हूँ, मैं उसको इजीली 800-900 में बेच दूंगा. जो ये आइडिया था जो लोगों को लगता है बहुत सिंपल है, पर जब मैं खुद इनटू हुआ तब फेस हुआ कि नहीं, कि जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है ये चीज़. एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट रखी थी टू बाय माय ओन हाउस, बट फिर जब दिमाग में ये प्लान आया कि हाँ इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो इनिशियली आई हैव स्पेंड समथिंग अराउंड 4 to 4.5 हाँ 4 to 4 lakhs. और ये जो खर्चा है ये सिर्फ मुझे स्टार्टिंग के 3 months में हुआ था. उसके बाद की जो जर्नी हुई है वो आज तक मुझे लगता नहीं कि मतलब ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अभी हो गया सब खत्म, अब बस मुझे पैसा मिलेगा. ऐसा कोई दिन नहीं है. ईच एंड एवरी डे इट ब्रिंग्स चैलेंजेस, क्योंकि हर वक्त क्योंकि आप क्लोथिंग ब्रांड में एक चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपका कौन सा टी-शर्ट, कौन सी डिज़ाइन और कौन सा पैटर्न चलेगा, क्योंकि ये मार्केट इतना वास्ट है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आना है.
तो ये जो प्रिडिक्शन करना वाला जो फैक्ट होता है कि हाँ मैं सोचूंगा कि मेरा ये डिज़ाइन है स्पेसिफिक, मैं इतनी साइजेस में उसको कर लूँगा और वो चल जाएगा, तो ये चीज़ नहीं होती। तो इनिशियली तो 4.5 स्पेंड करने के बाद टिल नाउ ऑल्सो हर रोज़ कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगती जाती है। तो जो थॉट बन गया है लोगों के, आपने देखा भी होगा रील्स में कि you can start your own clothing brand in 5,000 rupees, you can start your own clothing brand in 10,000 rupees, 15,000, 20,000, तो ये सब मिसगाइडिंग है। This is what I believe, and लोग व्यूज़ के लिए या कंटेंट के लिए, क्रिस्प कंटेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ग्रो रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं, बट कोई उसके पीछे का ये नहीं जानना चाहता कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे जैसा एक लड़का जो कॉमन इंसान है, इंस्पायर हो गया, सैलरी वगैरह जॉब था छोड़ दिया, मैंने देखा था कि भाई 10,000 में कर सकता हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, बट उसके बाद का क्या, आपने वीडियो में तो बताया ही नहीं कि डेली भी खर्चे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है, तो बस इनिशियल खर्च, और अभी ज़्यादा तो मैं डिप नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कुछ मैंने भी कभी टैली नहीं किया कि अभी तक मैं कितना स्पेंड कर चुका हूँ, बट येस 4.5 समथिंग अराउंड आई हैव इन्वेस्टेड इन फर्स्ट 2 or 3 months to start this clothing brand. And when you started your business? I have officially started it in month of Jan, this year only, 8th of Jan, but जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 year से चल रही थी जी। What biggest obstacles you faced? बिगेस्ट ऑब्स्टेकल अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई थी वो ये था कि एक पॉइंट पे ऐसा आके मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ चीज़ें वैसी नहीं जा रही है, और ये सब मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं मैन्युफैक्चर से डील करने लग गया। स्टार्टिंग का मेरा जो ऑर्डर था, मैंने लॉन्च करते वक्त मैंने सिर्फ 2 डिज़ाइंस के साथ लॉन्च किया था, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट कि रिएक्शन क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। उसके बाद मैंने कुछ बेसिक्स लॉन्च करे थे, मैंने कुछ क्रू लॉन्च किए थे, ब्लैक एंड वाइट जी, सोशल मीडिया एंड प्लस वेबसाइट मैंने जब 8th of Jan से लाइव करी तो मैंने वहाँ पे मैक्सिमम नहीं रखा, सिर्फ मिनिमम पे रखा था मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ओवर क्राउडेड लगे वेबसाइट, मुझे रिस्पॉन्स चेक करना था। बट सडनली चलो स्टार्ट के फर्स्ट मंथ में अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि एक न्यू ब्रांड है, आप आपके फ्रेंड्स को प्रमोट करते हो, फैमिली को प्रमोट करते हो, रिलेटिव्स को प्रमोट करते हो, हर किसी को पता होता है, तो हर कोई आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में सपोर्ट करता है। सेम हुआ मेरे साथ भी, बट सडनली सेकेंड मंथ जो मेरा ग्राफ था वो रुक गया एंड मैं कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो गया। मतलब फर्स्ट मंथ अच्छा खासा चल रहा था, फिर एक चीज़ माइंड में आई कि फर्स्ट मंथ वो मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक सपोर्ट मिल रहा था मेरे क्लोज वन से, मैं तो रीच किया ही नहीं था अभी तक जो ऑडियंस है उनके पास। तब मैं गया मार्केटिंग के लिए एंड कि जो फैक्ट मेरे सामने खुला मार्केटिंग का कि स्टार्टिंग में इतने बड़े बड़े पॉइंट्स मुझे बताए कि हम 6x का ROAS कर लेंगे, 10x का ROAS कर लेंगे, 8x का ROAS कर लेंगे। मैं एक्साइटेड हो गया कि यार अगर मुझे सिर्फ 30K की स्पेंडिंग में इतना अच्छा ROAS आ रहा है तो डेफिनेटली मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, मेरे ब्रांड को भी ग्रो कर सकता हूँ। फर्स्ट मंथ गया, सेकेंड मंथ गया, थर्ड मंथ गया एंड आई स्पेंड समथिंग अराउंड 80 to 90,000 एंड फॉर कंसेक्यूटिव 3 months। बट जो रिजल्ट था वो उनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा था, बहुत ग्रेट था, बट जो कन्वर्जन मुझे मिल रहा था, जो एक्चुअल नंबर्स मुझे मिले थे वो उसके क्लोज भी नहीं थे। एंड हर महीना अपना स्पेंडिंग करो, अपना ही पैसा लगाओ, जो आ रहा है उसमें तो कुछ भी कवर नहीं हो रहा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो या फिर जो मोस्ट वल्नरेबल आप बोल सकते हो जो मेरे लिए वो चीज़ थी वो मार्केटिंग थी, क्योंकि मैं वो गेम ही क्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने सारे ब्रांड से हर कोई अच्छे खासे तरीके से अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है एंड अकेले ने इतना सब करना, किसी से फंडिंग नहीं लेना, किसी से फाइनेंस नहीं लेना, सिर्फ खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा था मेरे लिए डे बाय डे। एंड एक पॉइंट ऐसा आया कि जब मैं गिव अप कर दिया कि नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आप लोग सिर्फ मुझसे पैसा ले रहे हो बट उसका रिटर्न कभी आएगा। तो जो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बिजनेस में जो उसका मार्केटिंग वाला जो फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपके बायर्स के ऊपर, आपके कस्टमर्स के ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा जो आपके प्रोडक्ट को उन तक पहुँचाएगा, सही वे में पहुँचाएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप आइडल बैठे रह जाओगे। आपके पास आपकी इन्वेंट्री है, आपके पास आपकी टीम है, आपके पास आपका अच्छा खासा वर्क स्पेस है, बट अगर आपके पास आपका कस्टमर ही नहीं है तो वो हार्डली आप 2 months या 3 months सर्वाइव करोगे। एंड एज पर स्टडी जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो स्टार्टअप बिजनेस होते हैं, वो स्टार्ट के 6 month, 8 month या 1 year में ही शट डाउन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका जो मेन रीज़न है वो यही है, इनकम्प्लीट नॉलेज और मार्केटिंग।
मेरे केस में मार्केटिंग बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था मेरे लिए, जब तक वो गेम मैं क्रैक कर सकूँ। बिकॉज इट डिपेंड्स टू हाँ मार्केट फिट, हाँ मार्केट प्रोडक्ट। क्योंकि अभी अगर हम मुंबई की ही बात करें तो मुंबई में ही ऑलमोस्ट 7 to 8 ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसा होगा जो पैसे के लिए 10 बार सोचेगा या एक भी बार सोचेगा। ऐसा है, बैंक बैलेंस है, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, करना है, हॉबी थी कर लिया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग होता होगा। बट यस, अगर आप एक स्टार्टअप हो, आपने आपका लाइफ का सब कुछ लगा दे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है अकॉर्डिंग टू मी। आपने रोआस के बारे में बात किया, आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो ऑडियंस के लिए? जी, तो बेसिकली रोवास होता है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 30K अगर आपका बजट रख रहे हो पर मंथ के लिए, 1000 रुपीज़ आपका डेली का बजट है, तो उसमें आपको आपकी मार्केटिंग एजेंसीज आपको बोलती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 30 स्पेंड कर रहे हो तो आप उसके ऊपर जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है वो 3x होगा, मतलब 3 into 3 90,000 हो गया, या उसके अबव जाएगा 90,000, 1,20,000। तो ऐसा वो नंबर्स बढ़ते जाता है। बट जो रियल कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद XYZ रीजन की वजह से अगर वो कैंसिल करता है, तो उस केस में आपका जो रोआस है वो डाउन हो जाता है, जो एक्चुअल रोआस है। बट अगर मार्केटिंग वाइज अगर मैं बात करूँ तो ऑर्डर कैंसिलेशन, कंफर्मेशन पे या फिर 2 स्टेप पे डिनाइल, तो उन सबसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक ही नंबर बोलेंगे कि हमने आपको बोला था कि इतना इतना सेल नंबर आपकी वेबसाइट पे आएगा। उस सेल नंबर में से पॉजिटिव कन्वर्जन कितना होगा उसका कमिटमेंट हमने नहीं दिया था। तो बेसिकली रोआस वही होता है कि जितना आप डाल रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आ रहा है आपके एड स्पेंड्स के ऊपर। तो वो नंबर्स को या फिर उन मैट्रिक्स को फोकस करना या उनके ऊपर ध्यान देना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट को विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्लोथिंग ब्रांड शुरू करना है तो वो कैसे कर सकता है, और उसका इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का एलोकेशन क्या होगा आपके हिसाब से? अगर मैं 2 आंसर यहाँ पे दे सकता हूँ, सच भी बोल सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ। झूठ बोलना है तो 5,000 1,000 में भी कर सकते हो, और अगर सच बोलना है तो मैं तो बोलूँगा कि कम से कम 1.5 लाख का तो बजट आपको रख के चलना पड़ेगा। 1.5 लाख, क्योंकि अगर आपको लीगली ऑपरेट करना है, ठीक है, अगर आपको इंस्टा स्टोर करना है या व्हाट्सएप स्टोर करना है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको वेबसाइट नहीं बनानी है, वहाँ पे आपको कोई पेमेंट गेटवे ऑनबोर्ड नहीं करना है, वहाँ पे ऐसी कोई लीगल पॉइंट्स ही नहीं आते। फॉर एग्जांपल आपको आपका कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, ब्रांड को ट्रेडमार्क करना पड़ेगा, ये सब का नीड ही नहीं होता। बट अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड की बात कर रहे हो जहाँ पे आपको सब कुछ एज पर इंडियन गवर्नमेंट लीगली ऑपरेट करना है, तो आपको वहाँ पे आपका ब्रांड को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट, ट्रेडमार्क करना इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी फर्म रजिस्टर करनी पड़ती है। उसके बाद अभी फर्म रजिस्टर कर लिया तो डेफिनेटली आप खुद उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो कोई ऐसी एजेंसी आपको पकड़नी पड़ेगी जो आपके बिहाफ पे उस फर्म को मैनेज करेगी। तो CAs हो गए, फिर उसके बाद में अगर मैं बोलूँगा तो मैन्युफैक्चरर एक जो है उनके साथ डील करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई MOQ पे बात करता है। MOQ स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कोई आपको सिंगल पीस के ऊपर आपके साथ डील नहीं करेगा, तो हर मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2 डिज़ाइन लॉन्च करना चाहते हो तो आपको कम से कम 2 डिज़ाइन के लिए मुझसे हर एक डिज़ाइन में 60 पीसेस लेने पड़ेंगे। अगर आप साइजेस XS to XXL जो स्टैंडर्ड साइजेस होती है, अगर आपको वो चाहिए तो हर साइज में आपको 10 पीस का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो समथिंग अराउंड आपका 50 to 60 टी-शर्ट्स वहीं पे बन जाते हैं। अब जो भी रेट आपका फाइनल होता है 200 फाइनल हुआ या 300 फाइनल हुआ, उसके बाद आपको उन 60 पीसेस का टोटल करना है। उसके बाद आता है चैलेंज मार्केटिंग का, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप आपका जो ब्रांड है उसको प्रमोट करें आपके इंस्टाग्राम रील के ऊपर या आपके ब्रांड के पेज के ऊपर, वो हर रील वायरल जाए, तो ये ज़रूरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो लक फैक्टर और आपका कंटेंट वहाँ पे आ जाता है कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है, तब जाके लोग उससे इंस्पायर होंगे और वो ट्राई करेंगे, आपको आके पूछेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उनका ये आएगा कि आपके पास आपका कोई एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट है, क्योंकि इंस्टा स्टोर है तो डेफिनेटली एज ए कस्टमर मैं खुद भी थोड़ा सा बैक स्टेप हो जाऊँगा कि पैसा डाल दिया तो उसके बाद क्या, अगर ऑर्डर नहीं आई तो क्या हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप 1 से लेके 1.5 लाख पकड़ के चलो, क्योंकि उसके अंदर आपको सब कुछ मैनेज करना है, और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग का हो गया। फिर धीरे धीरे आप खुद प्लानिंग पे आप आ जाते हो कि हाँ चलो ये स्टॉक मेरा गया है, अभी मुझे जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। बट इनिशियली 1.5 लाख इज समथिंग अराउंड द गुड अमाउंट टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड। टू हैंडल कंपटीशन, जहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और क्लोथिंग ब्रांड में तो आज तो बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे, तो आप खुद को ऐसे अलग करना कैसे सोच रहे हो और आपका USP क्या है?
सीरियसली आज तक कभी खुद को एज ए कम्पिटिटर देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कंपटीशन में जाऊंगा तो मैं ग्रो ही नहीं कर, क्योंकि मैं खुद की रिजल्ट से ज़्यादा दूसरों के रिजल्ट पे फोकस करूंगा कि वो कितना बेटर कर रहे हैं मुझसे या वो कितना घटिया कर रहे हैं मुझसे। तो रैदर देन उनकी रिजल्ट्स पे फोकस करूँ, मैं खुद की रिजल्ट पे फोकस करना, मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। एंड यूएसपी की अगर आपने जो बात करी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ है जो मेरे ब्रांड में या जो मैं अपने ब्रांड के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ वो है कि ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है। अगर फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं भी खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरा बर्थडे है या कहीं मुझे किसी ओकेजन पे जाना है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आएगा वो ये कि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, विद अफोर्डेबल प्राइस चाहिए, ठीक है। बट अभी एज अ क्लोथिंग ब्रांड ओनर अगर मैं मेरी टी शर्ट्स को प्राइस सेगमेंट पे अगर खेलने लग गया तो मैं कभी कॉम्पीट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे ब्रांड्स हैं जो 150 से भी स्टार्ट करना उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे मैन्युफैक्चर देयर ओन टी शर्ट्स, सो दे इजीली सेल इट ऑन 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़। बट मुझ जैसे पर्सन के लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अच्छा GSM का, एक अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट, बट उसकी प्राइस अगर मैं 200 करूँ जो मुझे भी नहीं मिल रहा उसमें, तो मैं डेफिनेटली सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर दे सकता हूँ कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, ज़्यादा हाई भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, मैंने ये स्टार्टिंग से सोच के रखा था कि मुझे नहीं बनना, मतलब बैलेंसियागा या लुई विटॉन, मुझे नहीं बनना वो सर। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा कल्चर ग्रो कराऊँ, बस मेरे इंडिया में या फिर मेरे नियर बाई एरिया में, मेरे जोन में किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए अगर मुझे ब्रांडेड पहनना है तो मुझे कम से कम 2000 या 3000 रुपये जेब में चाहिए। मुझे वो थॉट प्रोसेस ही बंद करना था कि अगर ब्रांडेड पहनना है तो अच्छा खासा पैसा आपको आपकी जेब में रखना है। नहीं, मेरे दिमाग में यही था, भले अपना प्रॉफिट कमाए चलेगा, बट जो ब्रांड हम बनाएंगे ना वो ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि किसी के दिमाग में वो फटाक से आ जाना चाहिए। अगर ब्रांडेड पहनना है बट कम प्राइस में या अफोर्डेबल इसमें, यार रिकिड्स के पास जा सकते हैं। एंड मुझे ये चीज़ मतलब बोले हुए प्राउड आती है, क्योंकि मैंने जब भी मेरे कस्टमर्स के साथ मेरी टीम ने वो क्या करते थे, वो कस्टमर्स को अपफ्रंटली कॉल करते थे जस्ट टू टेक रिव्यूज, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हर किसी का ब्रांड, अपना प्रोडक्ट अपने को बहुत अच्छा लगता है, बट उसका कस्टमर रिस्पॉन्स क्या है, और कस्टमर इतना टाइम नहीं लेते कि वो आपके लिए कोई मेल ड्राफ्ट करे या ऑन कॉल आपको आके सजेशन दे या फीडबैक दे। तो मैंने ये प्लान करा कि हम ठीक है, हमारे कस्टमर्स को कॉल करेंगे। तो हमने जब हमारे कस्टमर्स को कॉल किया तो जो रिव्यूज़ मुझे आए, उन रिव्यूज़ से मैं एक चीज़ तो समझ गया था कि अर्पण तू क्वालिटी अच्छी दे रहा है, लोगों को क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट उनका एक पॉइंट था कि सर आप जो चीज़ कर रहे हो ना वो कोई और भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं डिज़ाइंस जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ या जो भी मैं डिज़ाइंस बोलूँ या पैटर्न्स बोलूँ, वो और भी लोग कर रहे हैं, तो वो नहीं करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप हमको फीडबैक मांगो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जैसे क्वालिटी के लिए सोच रहे हो ना, जो डिज़ाइंस होंगे वो जितना इंडियन कल्चर को डालोगे ना उतना आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि स्ट्रीट वेयर इंडस्ट्री में हर किसी को चाहिए हिप हॉप कल्चर, ठीक है। अगर आप हिप हॉप कल्चर में इंडियन ट्रेडिशन को अगर आप डालोगे तो वो लोग नहीं कैच कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी को चाहिए, मतलब आज के टाइम पे वो कल्चर ही एकदम अलग चला गया। वेस्टर्न कल्चर, हम लोग ज़्यादा तो वेस्टर्न कल्चर ही फॉलो करते हैं, बट व्हाट अबाउट इंडियन कल्चर, हमारे पास भी जो डिज़ाइंस हैं हम उसके साथ भी खेल सकते हैं। ये चीज़ मेरे माइंड में तब आई जब मैंने मेरे कस्टमर्स से बात की, और एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने फॉर एग्जांपल अभी जब मुझे पता चल गया था कि हाँ 10 आउट ऑफ 8 कस्टमर्स मुझे बोल रहे हैं कि आप इंडियन चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करो आपके ब्रांड में, क्योंकि मेरा उनसे क्वेश्चन ही यही था कि अगर एक क्लोथिंग ब्रांड है, अपकमिंग क्लोथिंग ब्रांड है या एक ग्रोइंग क्लोथिंग ब्रांड है, तो आपके उनके साथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या चाहते हो, कैसा डिज़ाइन हो, कैसा फैब्रिक हो, कैसा टी शर्ट हो, प्राइस कैसी होनी चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बोल रहे थे कि नहीं बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रहा है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बेसिक के लिए इतना चार्ज कर रहे हो। बट ऑन अदर हैंड कुछ कस्टमर्स ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला कि आप जिस प्राइस सेगमेंट पे टी शर्ट्स आप दे रहे हो ना, क्वालिटी सच में अच्छी, कोई इशू नहीं है हमको क्वालिटी के साथ में, क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड डिज़ाइंस की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइंस में आपने कुछ ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहिए। तब जाके मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि मुझे मेरा यूएसपी वही बनना है कि अब मैं सिर्फ इंडिया को प्रमोट करूँगा, मुझे नहीं चाहिए वेस्टर्न हिप हॉप कल्चर। इनफैक्ट अभी जो इंडियन रैपर्स है वो भी इंडियन कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और वो टाइम के साथ आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इनफैक्ट जेफ बेजोस ने बोला है कि 21st सेंचुरी इंडियंस की है, तो उस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है।
तो बस मैं उसी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। ग्रेट स्ट्रेटजी। आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी कौन सा है और कौन सा सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहा है आपके हिसाब से? मेरे लिए जो मार्केटिंग प्लान सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा वो ये था कि मैंने बहुत बड़े एज ग्रुप को नहीं पकड़ा था, क्योंकि मुझे पता था जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, स्ट्रीट वेयर इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे आज के टाइम पे भी पीपल ओवर 45 और 40 ईयर्स ऑफ एज वो लोग सोचेंगे कि वैसे टाइप की टी शर्ट्स पहनना। तो मेरे दिमाग में ये था कि अब अपना जोन छोटा हो गया है, तो छोटे जोन में अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, वर्किंग इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, एंड जो मिडिल एज पर्सन है वो भी आ जाते हैं। तो भी इस ग्रुप में हम कैसे एक्वायर करें, क्योंकि ऑलरेडी इस ग्रुप पे सारी क्लोथिंग ब्रांड्स काम कर रही हैं, डेफिनेटली वो लोग भी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में इसी ग्रुप को टारगेट करेंगे। तो मैंने एक चीज़ सोची कि अपन एक काम करते हैं, अपन जो अपना एज ग्रुप है वो बढ़ा देते हैं, लेट्स ट्राई कि क्या रिजल्ट आता है। कि अगर मैं समझो मेरा एज ग्रुप को 18 से लेकर अगर मैं 60 एज तक रखता हूँ तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और मैंने फोकस किया बेसिक्स के ऊपर, सॉलिड विदाउट एनी डिजाइंस, कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा सिंपल नेक लेवल होगा। उसके अलावा आपको मेरी टी शर्ट पे कोई ब्रांडिंग नहीं मिलेगी, आपको जहाँ पहनना है जैसे पहनना है आप पहन सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ना कोई स्लोगन होगा ना कोई डिज़ाइन होगी, प्लेन सॉलिड्स। एंड उस स्ट्रैटेजी से मेरा जो बेसिक का जो स्टॉक था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। मुझे एक चीज़ पता चल गई कि लोगों को मतलब बेसिक ऐसा है, वो कॉलेज स्टूडेंट भी प्रीफर करेंगे, मैरिड भी प्रीफर करेंगे, इनफैक्ट लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर रहे थे। बेसिक है, उसमें कोई डिजाइनिंग है तो कोई जज ही करने वाला पार्ट नहीं आता। तो मैंने उसी चीज़ को, सिंप्लिसिटी को ही अपना स्ट्रैटेजी बना लिया कि बस अब जितना हो सके मिनिमल और अच्छे पे करना है। जो बेसिक है, जो सॉलिड्स है वो एवरग्रीन है। और जो फिर उसके बाद जब मैंने पोलो लॉन्च किया तो पोलो को मुझे सेम रिस्पॉन्स मिला, वो एवरग्रीन प्रोडक्ट है, कोई डिज़ाइन की नीड ही नहीं है, आप मिनिमलिस्टिक रखो, रिस्पॉन्स अच्छा है। एज ग्रुप बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा स्पेंडिंग ज़्यादा हो रहा है बट एटलीस्ट जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक कैटेगरी वाइज है, एक एज ग्रुप को वो डिफाइन नहीं कर रहा या उनके तरफ टारगेट नहीं कर रहा है, हर कोई ट्राई कर सकता है। बाकी डिज़ाइन जो ग्राफिक टी शर्ट्स होती है उनके लिए मैं एक स्पेसिफिक एज ग्रुप रखता हूँ 18 to 40 ईयर्स, बट जो मेरा बेसिक है जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है वो मैं 18 to 60 ईयर्स 65 ईयर्स तक का ग्रुप रखता हूँ और वो स्ट्रैटेजी वर्क भी करती है मेरे लिए। तो आप डिज़ाइंस का भी आपका बिजनेस है क्लोथ से, तो आप डिज़ाइंस कैसे करते हैं? बेसिक मेरे जो डिज़ाइनर्स हैं उसमें से 2 आसाम से हैं, फ्रीलांसर्स हैं, एंड एक मेरा फ्रेंड है, वो इनिशियल डेज में कर रहा था मेरे साथ बट अभी वो नहीं करता। तो हम लोग जब भी डिज़ाइनिंग के लिए बैठते थे तो जैसे एज यूजुअल डिज़ाइनर्स करते हैं, वो लोग वेबसाइट्स देखेंगे अलग अलग, या फिर फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड में चल क्या रहा है, किस टाइप के कपड़े चल रहे हैं, या फिर कोई पॉपुलर सॉन्ग आ गया तो उसकी लिरिक्स के ऊपर काम करना, उससे कुछ आइडिया लेना कि हाँ इस लिरिक्स को हम हमारी डिज़ाइंस में डालेंगे। वैसे इनिशियल डेज में चल रहा था बट अभी के टाइम पे हम लोग मुझे मेरा पर्सनली ये है कि हमें विंटेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में जो विंटेज डिज़ाइंस चलती थी, विंटेज इन द सेंस जो कल्चरल, आपने देखा होगा कि मैंने शादियों में ये चीज़ बहुत नोटिस की है, वो लाइक वो जो शादी में वो जो सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं, वो जो एक ग्रुप होता है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई वो फ्लूट बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, तो वैसे कुछ डिज़ाइंस पहले लोग यूज़ करते थे। नॉर्मल शेरवानी हो गया या फिर कुर्ते जैसा होता था, उसके ऊपर वो लोग वो डिज़ाइंस बनाते थे। राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस भी है वो कल्चर, अभी भी वो लोग फॉलो करते हैं। तो मैं उस डिज़ाइंस के ऊपर मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि ठीक है, अगर हम लोग वेस्टर्न करें तो साइड बाय साइड हम लोग ये चीज़ उठा सकते हैं, ज़रूर उठा सकते हैं। तो अभी के लिए वो लोग रेफरेंस इंडिया के विंटेज थीम की तरफ वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम कैसे हमारी विंटेज चीज़ें जो लोग भूल गए उसको वापस ले सकते हैं, वापस यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल उनका फोकस उस चीज़ के ऊपर है, तो वो लोग रेफरेंस भी उन्हीं चीज़ों को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक डिज़ाइनर है, वो हिस्टोरिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो डिज़ाइंस वहाँ से वैसे उठाता है ऐसे। लाइक एआई बहुत बढ़ रहा है और क्रिएटिव चीज़ पे तो पहले ही एआई आ गया और डिज़ाइंस बहुत अच्छा कर रहा है, तो आपका उस पर ओपिनियन क्या है? टी शर्ट्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए एआई कैसा रहेगा आपके लिए? मुझे भी सजेशंस मिले थे स्टार्टिंग में कि आप कैनवा पे रिलाई कर सकते हो। मैंने रील्स काफ़ी देखी थी क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वो रिक्वायरमेंट था कि मैं यूनिक क्या करूँ।
तो AI एक बहुत अच्छा वे हो सकता है, क्योंकि एंड वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा कमांड दे रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी आप उसको क्या दे रहे हो, उसके ऊपर वो सोचना चालू कर देगा। AI का वो एक फ़ायदा है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक डिज़ाइन आपकी दूसरे के साथ भी मैच हो जाए, वो आप ही क्रिएटिव आप यूज़ कर रहे हो। बट फिर अगेन वो चीज़ आ जाती है कि मॉडर्नाइजेशन में अगर मैं AI यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी लोग भी यूज़ कर रहे होंगे अपने डिज़ाइंस के लिए, तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। आपका मार्केटिंग सोशल मीडिया पे होता है, तो फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स सब जगह? जी, फेसबुक एड्स पे ही मेरा ज़्यादा फोकस है। तो क्योंकि मेटा का अगर आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आप वहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस का आउट कर सकते हो। अभी तक मैंने गूगल एड्स पे ट्राई नहीं किया है, बट इन फ्यूचर मेरा है प्लान कि गूगल एड्स पे भी ट्राई करें। क्यों नहीं ट्राई किया? उसका मेन रीज़न यही था कि जितना ज़्यादा मैं बजट बढ़ाऊँगा उतना ज़्यादा मुझे टेंशन होगा उसका रिटर्न आने के ऊपर। तो मैंने सोचा था कि अभी के लिए अगर मुझे फेसबुक से और इंस्टाग्राम से अच्छी खासी रीच आ रही है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपांशन के ऊपर फोकस करूँगा। थोड़ा बहुत मतलब जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं एक स्टेप आगे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट होना बेटर प्रेफर करूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। क्योंकि वो तो ऐसा हो गया कि मुझे ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है, तो ठीक है चलो अपन ने हर जगह ट्राई कर लिया, बट जो फिर उसके बाद जो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा आप फिर उस पर कन्फ्यूज हो जाओगे स्टार्टिंग में। कि फॉर एग्जांपल जैसा मेटा का जो मैट्रिक्स होता है, कितने लोग वेबसाइट पे आए, ट्रैफिक क्या आई, फिर हमारा जो CPC है वो क्या था, कितने लोगों ने लिंक्स क्लिक करी, उसके बाद कन्वर्जन कितना हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फैक्टर्स। तो उसके बाद हमें जो फिर ट्रैफिक मुझे मॉनिटर करना है अगर वेबसाइट का, तो मैं उसके लिए फिर गूगल एनालिटिक्स पर रिलाय करा था। तो रिजल्ट मुझे अच्छा खासा आ रहा था फेसबुक और इंस्टाग्राम से। तो फिर मैंने सोचा कि अभी के लिए तो उस पार्ट को स्किप करते हैं, क्योंकि अगेन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ही गेम है। इन्वेस्टमेंट अगर मैं डालूंगा तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से भी आउटकम आएगा, बट अगर मुझे इनिशियल डेज में यहाँ से रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो अभी के लिए मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा। ये मेरा पॉइंट था। बाकी उसका डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं, जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे अपने ब्रांड को वो आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा ऑप्शन होगा। जितनी ज़्यादा ऑडियंस को आप रीच करोगे अल्टीमेटली आपको ही रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। As I said कि मैं डायरेक्टर हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फ्रॉम द रोटरैक, एंड तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर कि हमें क्या करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो कि उनको बुला के उनके ओपिनियंस लेना, उनकी स्टोरी जानना, तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। अभी इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मुझे एक बार आया था, बट मैंने उस चीज़ को ज़्यादा एंटरटेन किया नहीं, क्योंकि वो मुझे फेक ही लग रहा था बहुत हद तक। बट जब हम दोनों की बात हुई, जिस वे में आप उससे कम्युनिकेट कर रहे थे, जैसे हमने वैसे फर्स्ट लिंक्डइन पे बात करी, फिर व्हाट्सएप पे हमारा डिस्कशन हुआ, तो वो कन्वर्सेशन बहुत एक पॉजिटिव साइड पे मुझे जाना अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, पर्सन है जो इंटरेस्टेड है मेरी स्टोरी जानने में। एंड फिर उसके बाद हमारा पॉडकास्ट का डिसाइड हुआ, एंड जब मैं आज यहाँ पे आया तो जो मेरा कॉन्फिडेंस पहले 10% था, अब वो into 10 और हो गया कि हाँ कोई है मुझे भी जानना चाहता है कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, मेरी बैक स्टोरी क्या थी, आगे चल के अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ तब अगर लोग मुझे बुलाएंगे मुझे उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहेगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ है तो लोग अब मुझे जानना चाहते हैं कि कैसे मिला। बट जब मेरे पास कुछ भी नहीं है उस टाइम पे अगर कोई आके मुझे पूछ रहा है कि आपको अभी कैसे लग रहा है, आपका आज का फीलिंग क्या है, तो वो मुझे बताने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो जो इन्विटेशन वो मेरे लिए काफ़ी हद तक वैल्यूबल हो जाता है कंपेयर टू दैट इन्विटेशन। तो वो चीज़ आप लोग अभी जो करें वो बहुत अच्छी है कि जो ग्रोइंग ब्रांड्स है या फिर जो स्टार्टअप्स है उनकी स्टोरीज़ को जानना, उनकी स्टोरीज़ को प्रमोट करना, उनकी जर्नीज़ को जानना, उसमें से फीडबैक्स लेना, एंड फिर जो ब्रेक मिलता है यहाँ से कि आप भी डेफिनेटली आप आपके आप खुद भी वो पॉइंट्स लोगे, आप किसी और को जाके बताओगे कि हाँ ये डिस्कशन हुआ, ऐसा हुआ, आज के टाइम में ब्रांड्स ये भी कर रहे हैं। तो जो स्टार्टअप का जो स्टोरीज होती है वो शेयर होती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और मुझ जैसे स्टार्टअप ओनर के लिए तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। उसकी मैं कंपेरिजन रेवेन्यू, पैसा किसी चीज़ में नहीं कर सकता, इमेज वगैरह किसी में नहीं, क्योंकि आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो कोई नहीं ले रहा आज के टाइम में, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई नहीं ले रहा। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, वहाँ पे मैंने आज तक किसी स्टार्टअप क्लोथिंग ब्रांड के ओनर को बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा जानना बेटर लगेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं स्टार्टअप फेस में हूँ तो मैं किसी ऐसे पर्सन का पॉडकास्ट देखूँ या मैं किसी ऐसे पर्सन की स्टोरी देखूँ जो आज मेरे फेस में है बट वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी कोई स्टोरी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सर्च भी करूँगा गूगल पे तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है।
कि एक स्टार्टअप क्लोथिंग ब्रांड और अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। हाँ, हर कोई अपने यूट्यूब चैनल से वो चीज़ बता रहा है, बट पॉडकास्ट में बुला के उनसे उनकी स्टोरी जानना ये कोई नहीं कर रहा। तो आप लोग ऑलरेडी बेस्ट कर रहे हो, जो आज के टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच। यस, मेरा हो गया। Okay. अभी नेक्स्ट इंटरव्यू मेरे को बीओडी लेगी मनाली सिंह। So I am Protractor Manali Singhvi, Director of Entrepreneurship Development at MLDC. So आगे के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग इन ब्रांडिंग। तो आप कैसे कम्युनिकेट करते हो आपके विजन्स, मतलब आपके ऑडियंस को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे रिट्रीट्स के विजन्स? मैंने फर्स्ट डे से ही जब मेरी वेबसाइट लॉन्च हुई थी तो मैंने फर्स्ट डे से अपना ब्रांड खुद प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था। मैं मरीन ड्राइव पे गया था अपनी खुद की टी शर्ट्स पहन के, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मेरी से मैसेज जैसे मैंने टी शर्ट वेयर करी उन्होंने भी की थी, एंड हम तीनों कैजुअली वॉक कर रहे थे बस। एंड क्योंकि वो क्रू टी शर्ट्स थी उनके ऊपर बस एक नॉर्मल नाम लिखा हुआ था, रिक्रीट्स, ऐसे? हाँ सेम ऐसी प्लेन टी शर्ट, एंड बस मैंने ग्राफिक टी शर्ट पहनी, आगे विद रिक्रीट्स एंड पीछे डिज़ाइन था। तो हम लोग जस्ट जा रहे थे, लोग हमें देख रहे थे, तो उनको ये तो श्योर हो गए थे कि कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है इन लोगों का। तो वो लोग देख रहे थे कि हमारे आगे पीछे की कैमरा वगैरह तो नहीं है या क्या कर रहे हैं। एंड मैंने एक टाइम वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने मेरे डेवलपर को बोल के रखा था कि आज हमारा ऐसा ऐसा एक प्लान हुआ है, जस्ट मुझे चेक करना लोगों का रिएक्शन क्या है, तो तू वेबसाइट पे ट्रैफिक चेक करना कि कुछ आ रहा है क्या। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट वॉकिंग, हमें सडनली जो हमारा ट्रैफिक 10 या 20 पे था मॉर्निंग, वो अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। लोग सर्च कर रहे थे एंड वो गूगल सर्च था, ऑर्गेनिक होता है वो, क्योंकि लोग गूगल पे गए, वहाँ पे नाम सर्च किया जो उन्होंने रीड किया, एंड अब वो वेबसाइट पे विजिट किए हैं। तो उसने मुझे बताया कि जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। आप लोग क्या मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? मैंने बोला हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग जस्ट टी शर्ट पहनी, हम लोग चल रहे रोड पे और हम हमारा बस कैजुअल जो फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं ब्रांड के लिए कि हाँ मुझे स्टोरी डालनी है या फिर मुझे रील बनाना है, जो भी है। तो उसने बोला कि नहीं, बट जो हमें रीच आ रही है आज, जो ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे वो आ रहा है, तो वो जो चीज़ आप लोग कर रहे हो ना वो कंटिन्यू करो, एंड देख एक काम करो, उनसे इंटरेक्ट करने का ट्राई करो। तो मैंने तो प्लान किया था कि मुझे कुछ गिव अवेज करने हैं, क्योंकि मैं गया था वहाँ पे ओपिनियन जानने एक स्टार्टअप क्लोथिंग ब्रांड का। मैं ये हमेशा से करता हूँ कि मैं अपने बारे में लोगों को जाके बताता हूँ कि मैंने क्यों ये सब स्टार्ट किया एंड मेरा पर्पस क्या था, रिग्रीट्स क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ये रिग्रीट्स ये वर्ड ही क्या है। रिग्रीट्स मतलब ठीक है कुछ भी ब्रांड नेम रख सकते थे, रिग्रीट्स ही क्यों रखा है, क्या सोच के रिग्रीट्स ही रखा हुआ है। तो उसके पीछे का मेरा रीज़न मुझे ऐसा लगता है, मतलब लोगों ने ऐसे मुझे बोला कि हाँ अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने ऐसे कुछ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं रखा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरी मॉम से डिस्कस किया था कि मामा मेरे को बिजनेस करना है, अब मैं फेडअप हो गया हूँ 9 to 6 से, कभी छुट्टी मिलती नहीं मिलती, इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैलरी आता है, बस उसमें क्या हो रहा है, मुझे खुद का भी नाम बनाना है, मैं कब तक ऐसे बस एज एन एम्प्लॉय बन के रहूँ, मुझे भी खुद का कुछ करना है। तो मम्मी ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया था, देख हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस एंड ऑल हम जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है। हम लोग कल क्या खाने वाले वो डिपेंड करता है हमारे मंथ एंड के ऊपर, कि हम लोग ने पूरे मंथ में कितने डेज भरे, हमारी सैलरी आएगी उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट मंथ में क्या खाने वाले हैं। हम लोग ने भी बैंक बैलेंस नहीं जमा करके रखा ना, तेरे डैड ने तेरे लिए बहुत कुछ सेविंग करके रखा है, अब तुझे उसमें से यूज़ करना है बिजनेस के लिए, तो तू ये सब चीज़ें छोड़ दे, ये हमारी बस की बात ही नहीं है। तो वो पॉइंट, वो जो एक लाइन थी ना वो मुझे बहुत हिट कर गई थी कि मतलब मिडिल क्लास लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें बस जाना है, हम लोग 9 to 6 के लिए बने, वही हम लोग बेस्ट कर सकते हैं। वो क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में था। तो इट्स अ काइंड ऑफ बिलीफ कि लोग यही मानते हैं, अभी भी लोग यही मानते हैं, मतलब आप कितना भी अच्छा कमा लो, बट वो जो मेंटालिटी वो चेंज नहीं हुई है कि मिडिल क्लास इंसान सिर्फ जॉब कर सकता है, वो बिजनेस नहीं कर सकता। वो मुझे मेंटालिटी को चेंज करना था, वो बिलीफ को भी मुझे चेंज करना था। अभी तक जो फॉलो कर रहे हो ना, अब वो नहीं होगा। हम भी यंग इंडियंस हैं एंड इंडियंस को ये अच्छे से आता है कि सपोर्ट कैसे किया जाए, और जो जुगाड़ सिस्टम इंडिया में इंडियंस में है ना, वो वर्ल्ड के किसी भी लोगों में नहीं है। वो तो हम लोगों ने कोविड में भी प्रूव कर दिया था, जब पूरी दुनिया लगी हुई थी वैक्सीनेशन के लिए, हमारे साइंटिस्ट ने वो काम ऐसे कर दिया था। तो वी इंडियंस वी आर द पीपल हु नो एवरीथिंग, हमें वो आता है कि नथिंग से कुछ तो बनाना।
हम लोग नथिंग से समथिंग करना जानते हैं अच्छे से। तो मुझे वो थॉट प्रोसेस को चेंज करना था, तो मेरे दिमाग में वर्ड आ गया था बिलीफ। अब मुझे बस इसको चेंज करना है। तो मैं ये वर्ड लेके क्रीड्स, ये वर्ड लेके मैं मेरे फ्रेंड्स के पास गया। क्रीड्स, हाँ ये क्रीड्स या ये वर्ड कितना अच्छा लग रहा ना, क्रीड्स। हम लोग हमारा ब्रांड नेम क्रीड्स रखे तो कि बिलीव्स, हमारे ब्रांड से ही, हमारा नाम से ही प्रमोट हो जाएगा हम लोग कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, बिलीव्स है वो। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला ये तू ये क्यों रख रहा है? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, तो मुझे अब उसको चेंज करना है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा मतलब तुझे रिस्टार्ट करना है। तो मैंने बोला क्या क्या करना है? तो उन्होंने बोला रिस्टार्ट करना है ना। तो मैंने बोला कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो हम रिस्टार्ट क्रीड्स नहीं रख सकते। हमने स्टार्ट को स्किप कर दिया, हमने री को यूज़ किया एंड वी केम विद अ ब्रांड नेम और रीक्रीड्स। बस शॉर्ट एंड सिंपल। अभी तक जो फॉलो कर रहे थे अब नहीं करना है, अब रिबूट करना है, अब रिस्टार्ट करना है। तो वो जो मरीन ड्राइव वाला जो सीन था, तो उससे आपको क्या फीलिंग आया? मतलब लोग आपको सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वो भी गूगल पे सर्च कर रहे थे। उसके बाद इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ गई सडनली, हाँ, तो आपको फॉलोअर्स आए। तो मुझे ऐसा था कि मेरे जैसा भी एक इंसान कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया गीक नहीं हूँ। एंड मैं फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर भी 2-3 मंथ्स में एक बार चेंज करता था। तो मुझे ऐसा था कि सोशल मीडिया मतलब लोग टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं, मैं खुद भी रील्स देखने के लिए यूज़ करता था। उससे ज़्यादा क्या ही करना है। उसको मैंने एज अ प्लेटफॉर्म कभी नहीं देखा कि ब्रांड प्रमोशन के लिए मैं एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। बट जब भी वो कहते हैं ना, जब आपकी एक चीज़ ऑलरेडी लाइन पे लगी हुई है, आपको अब वो जिद होती है कि मुझे उसको ग्रो करना है, तो उस चीज़ की वजह से मैंने वो करा। बट जो रिस्पॉन्स जब मुझे मिला ना, तो मैंने तभी सोच लिया कि बस अभी मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। भले मैंने खुद के लिए कभी नहीं किया, बट अब मैं मेरी ब्रांड के लिए ज़रूर करूँगा। तो उस दिन के बाद से मैं मेरे ब्रांड के ऊपर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मैं मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी डालता था, रीक्रिट्स के अकाउंट पे भी डालता था। उसके बाद हमने हमारा रीक्रिट्स का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसमें मैं वीडियोस डालता हूँ कि आप कैसे आपका क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि आप 5,000-10,000 में ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, वो क्यों रॉन्ग है, मैंने उसको वहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड मुझे तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मेरी वीडियो को कोई मोर देन 50 पीपल्स देखेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तो डेफिनेटली देखेंगे, मुझे जानते हैं, बट उसके ऊपर कोई देखेगा ये मेरा मानना था। बट रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था। पहले 100 व्यूज़ आए, मैं खुश हो गया, 100 व्यूज़ आए, फिर 200। हाँ लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है, रिलेट कर रहे हैं। 300, 400, 500, 600 एंड जो लास्ट वीडियो डाली वो 1200 लोगों ने देखी। मैं बहुत खुश हो गया। मेरे पापा बोल रहे थे 1200 लोगों ने देखी है, 12,000, 12 लाख लोगों ने नहीं, 12 करोड़ ने नहीं। मैंने बोला पापा आप शादी में जाते हो ना, हम 500-600 लोगों को देखेंगे तो पापा कितने सारे लोग हैं, मेरी वीडियो 1200 लोगों ने देखी है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मतलब मैं खुद कुछ नहीं हूँ आज के टाइम पे, मेरा कोई फेस वैल्यू नहीं है, बट लोग अगर फिर भी वो वीडियो आके देख रहे हैं, और जो एवरेज वॉचिंग व्यूइंग टाइम है वो भी अच्छा खासा, मतलब लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरी, वो कुछ तो उनको लग रहा होगा कि हाँ इंसान कुछ तो सच बोल रहा है, कुछ तो फैक्ट बोल रहा है, तो इसलिए तो देख रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को जो मैनेज करना है ना, बहुत डिफिकल्ट है। तो अब कैसे मैनेज करते हो स्मूथली प्रोडक्शन और सप्लाई चेन? तो मैंने मल्टीपल नहीं रखे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि किसी एक पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप एक चीज़ के लिए आप 2-3 लोगों को आप हमेशा वहाँ पे रेडी रखो कि अगर इससे प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। बट मेरा ये मानना था कि अगर हमारा एक पर्सन के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि हेल्दी रिलेशन बन चुका है, हेल्दी रिलेशन बन गया, अभी उनको पता है कि आप उनके रेगुलर बायर हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको उतनी प्रायोरिटी देते हैं। ये मैंने फील भी किया है। तो मैं डिपेंड नहीं करता मल्टीपल लोगों के साथ में, मैं बस जो मेरे ऑलरेडी अच्छे खासे रिलेशन बन चुके हैं मैं उनके ऊपर ही रिलाय करता हूँ। एंड प्लस मेरी टीम में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली उस ही क्लाइंट के साथ डील करेंगे। उनका काम ही है रेगुलर बेसिस पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो उन तक पहुँचाना, हमारी कितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है उसका अपडेट मुझे आके देना, और कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो वो उनके साथ वो अपने वे में ही डील कर लेते हैं, वो मुझ तक नहीं आता। हाँ मतलब क्योंकि उतनी अथॉरिटी मैंने उनको दे के रखी कि आप आपके लेवल पे आप जो भी डिसीजन लोगे, मुझे वो बिलीव है कि आप वो रिक्रूट्स के लिए लोगे, उसमें आप ना खुद का कुछ प्रॉफिट देखोगे ना खुद का लॉस देखोगे। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो तो वो लॉस किसका होने वाला है। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलोगे कि भाई जो भी लॉस होगा वो हमारे बॉस का होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली ना मैं ग्रो करूँगा, ना आप ग्रो करोगे, ना कभी रिक्रूट्स ग्रो करेगा। तो उतनी अथॉरिटी मैंने उनको भी दे के रखी कि आप जो भी डिसीजन लोगे
मुझे उसके ऊपर 110% बिलीव है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट ही होगा। तो वो आई रियली लाइक वो अथॉरिटी आपने देके रखा। हाँ, क्योंकि उसी से दोनों ग्रो Exactly. अगर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज भी ग्रो। डेफिनेटली अगर बिजनेस ग्रो होगा तो आप ग्रो होने वाले हैं। अगर आपको भी हाइट्स चाहिए, अगर आपको पोजीशंस चाहिए, तो डेफिनेटली आपको भी बिजनेस के लिए सोचना ही पड़ेगा। हाँ, बिजनेस के लिए सोचोगे तो खुद का होगा। और क्योंकि उन्होंने भी वैसा इमेज बनाया है कि हाँ, उतनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे शोल्डर के ऊपर डाल सकते हो, हम उसका कोई भी मिसयूज नहीं करेंगे, ना हमारे फायदे के लिए ना नुकसान के लिए। आप ट्रस्ट करके देखो, आपको आउटकम हमारे परफॉर्मेंस से मिलेगा। ये उन्होंने इमेज कमाई है उनके काम से, क्योंकि एंड आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे उन्होंने कभी भी मतलब कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ कि ऐसे लगा कि मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया इस पर्सन के केस में, नहीं ये उतना वर्थ ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली उन्होंने बहुत स्मूथली उसको एग्जीक्यूट किया है। आज तक मेरे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं है। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी डेट होती है आज की या कल की, बट उनको पता चलता है जो भी ऑर्डर आने वाली है, जो भी हमको हमारा सप्लायर प्रोडक्ट्स भेजने वाला है, वो 2 से 3 डेज का डिले होने वाला है। तो वो जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों के बीच में, वो मुझ तक कभी नहीं आता, उनमें ही सॉर्ट होता है। उनमें ही सॉर्ट हो जाता है। और मुझे वो फील भी नहीं होगा कि वो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उस चीज़ के ऊपर लैक कर रहे हैं, ताकि आप दूसरे चीज़ों पे भी ध्यान दे सकें। हाँ, वो कभी मुझ तक नहीं आएंगे। वो स्पेसिफिकली वो उनका काम है, वो लोग कर लेंगे चीज़। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ कस्टमाइजेशन ऑर्डर अगर मेरे पास आई है, तो बेसिकली मुझे मेरे पास उसकी जो रॉ प्रोडक्ट्स है वो होने भी चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरी ऑर्डर का डेट है कल का, मुझे उसको डिस्पैच करना है, और अभी तक मेरे पास मेरा रॉ टी शर्ट ही रेडी नहीं है, वो फैब्रिक रेडी नहीं है, जो भी एक्सवाइजेड रीज़न होगा, तो वो मुझे पता भी नहीं चलेगा। वो खुद डायरेक्टली कस्टमर से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, सर ऐसा ऐसा इशू है, ये होगा। अगर लगता है उनको कि क्लाइंट हाइपर हो रहा है तो थोड़ा डिस्काउंट हो गया। उनको भी ये भी चीज़ मैंने बोल के देखी कि आपके पास आपको सब कुछ पता है, मैंने आपसे कुछ भी छुपा के नहीं रखा कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अब वो आप देखो कि उसमें हम कितना ऊपर नीचे कर सकते हैं। एडजस्टमेंट वो आपके हाथ में है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो क्लाइंट है या आपका जो कस्टमर है वो हाइपर हो रहा है, वो नहीं मानेगा एक चीज़ के ऊपर आगे, तो उस चीज़ को अगर आपको मैनेज करना है तो वो आप आपके हिसाब से देखेंगे, मेरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, वट एवर द डिसीजन यू विल टेक, आई एम ओके विद इट। सबसे अच्छा बात यह है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, कि आजकल ऑनेस्टी सबसे मेन होता है, तब बहुत ऑनेस्ट हो तो बहुत अच्छा है। ऑनेस्टी होनी भी चाहिए। कभी कभी ये जो चीज़ है वो मुझ पर बैकफायर भी हुई है, ऐसे नहीं कि हमेशा मुझे उसका बेनिफिट ही मिला है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मुझ पर मेरी ऑनेस्टी बैकफायर कर गई, क्योंकि लोगों को सच नहीं पसंद है आजकल। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 2 लोग काम कर रहे हैं, एक काम ज़्यादा कर रहा है, दूसरा हॉनेस्टी तो नहीं है उसके अंदर, बट जो फेक हॉनेस्टी बोलते हैं ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो नेचर उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा है। एंड मेरा ऐसा है कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, क्योंकि उसमें मेरा नुकसान नहीं है। आप अगर चाहते हो तो मैं सही बोल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एट द एंड अगर आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि अर्पण ये चीज़ नहीं करेगा, एंड फिर आप मुझसे वो भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि अर्पण मेरे अपोज में नहीं जाएगा, तो अर्पण से नहीं होगा। अर्पण वैसा ही है, अगर बुरा लगता है तो सॉरी फॉर दैट, बट जो अगर आप जिस चीज़ के लिए मुझे आप बोल रहे हो, कुछ भी हो, एडवाइस हो, फीडबैक हो, कुछ भी हो, मैं सच ही बोलूँगा, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मुझे हमेशा सच से फ़ायदा हुआ। बुरा लगता है कि मैंने इतना मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया और डायरेक्ट सामने में उसको बोल रहा है बकवास है, इससे अच्छा वो दे रहा है, बुरा लगता है। बट ठीक है, मुझे इतना तो पता चल गया कि उसमें कुछ खामियां हैं, मुझे वो दूर करनी है। अगर मेरे अपने पसंद नहीं करेंगे तो कस्टमर तो नहीं करने वाला, तो बस। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म्स या टूल्स पे रिलाई करते हो आपके फाइनेंसेस के लिए, इन्वेंटरीज के लिए? अभी तक इन्वेंट्री के लिए या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए मैंने कोई टूल प्रेफर नहीं किया है, बट हाँ कुछ टूल्स मेरे माइंड में हैं, तो मैं इन फ्यूचर डेफिनेटली उन टूल्स को ऑनबोर्ड करना चाहूँगा फॉर फाइनेंस एंड फॉर HR सर्विसेज, क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को टाइमली अपने स्टैट्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल
मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस रहा है कि हर चीज़ के लिए भागना पड़ता है मैनेजमेंट के पास, हर चीज़ के लिए भागना पड़ता है। आपकी छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट के लिए भी आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपको आपकी मैनेजमेंट के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। तो 2 मंथ्स पहले मेरे पास एक टीम आई थी जिन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि हमारा ऐसा ऐसा पोर्टल है एंड वो उससे आपको ये बेनिफिट्स मिलता है कि आपके एम्प्लॉयज़ आप पे रिलाई नहीं करेंगे किसी भी काम के लिए, आपके तरफ उनकी कोई भी मतलब कंप्लेंट नहीं आने वाली, कोई भी नहीं। उनको उनका जो भी स्टैटिस्टिक है, जो भी पैरामीटर्स है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपफ्रंटली कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, आप तक कुछ भी नहीं आएगा। ये सब कुछ उनके पास होने वाला है। उस टूल के बाद में मेरे माइंड में जो इम्पोर्टेंट टूल मुझे लगता है वो है CRM के लिए, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक बिजनेस के लिए कि आपके कस्टमर्स अभी तक किस क्वेरी के लिए आ रहे हैं, उनकी क्वेरी रिजॉल्व कितनी हुई है, कितनी पेंडिंग है, उस क्वेरीज को जो रिजॉल्व करने का जो रेशियो है वो कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। तो ये सारे मैट्रिक्स आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए हम लोग गूगल शीट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। जो मेरी CRM हेड है वो मुझे रिपोर्ट्स वो देती है, वो बताती है। बट मेरा फ्यूचर में एक टूल मैंने सोच के रखा है, मुझे उसको ऑनबोर्ड करना है। एंड अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिक टूल सोचा हुआ है। बट उस टूल की जो एक्सपेंसेस ऑनेस्टली बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, अभी के टाइम पे मुझे नहीं लगता उतना वर्थ है। अगर आप मंथली बात करो तो उस टूल का जो मंथली एक्सपेंस है वो 75,000 रुपीज़ है। वो ऑल ओवर आपका जो भी इन्वेंट्री है वो सब कुछ मैनेज कर लेगा मंथली। हाँ, मंथली 75,000 है। अगर आप एनुअल लेते हो तो डेफिनेटली कुछ वहाँ पे डिस्काउंट्स वो ऑफर करेंगे, बट मंथली वो लोग 75,000 चार्ज करते हैं। एंड उनका एक और बेनिफिट है कि वो आपको स्टोरेज भी देते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाहते हो आपका इन्वेंट्री भी वो लोग स्टोर करें तो वो भी आपको मिल जाता है मिनिमल कॉस्ट पे। बट अगेन इफ 75,000 इज ह्यूज फॉर मी और अ पर्सन लाइक मी, सो हाउ कैन आई थिंक अबाउट टेकिंग स्टोरेज एज वेल। तो वो एड ऑन बेनिफिट भी मेरे लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो बस ऐसे कुछ प्लानिंग्स हैं, बट अभी के लिए मेरी टीम ही सब कुछ मैनेज कर रही है। मैनुअल वर्क में भी आई नो उनके ऊपर प्रेशर बहुत आता होगा, क्योंकि हर एक चीज़ को मैनुअली देखना और क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, अपडेट करना, और फिर उनके आगे उनकी भी टीम्स हैं उनको भी संभालना, तो वो हेक्टिक है। बट ठीक है, स्टार्टअप में तो मज़ा तो इसी में आता है, सीखने मिलता है बहुत कुछ। अब फीडबैक के बारे में आपने पहले बताया, तो ऐसा कोई फीडबैक होगा जिससे आप डीमोटिवेट हो गए या आपने स्टेप बैक करने का कुछ ऐसे किया? हाँ ज़रूर। एक इंसिडेंट हुआ था जब ही मैंने मेरे 2 बेसिक्स टी-शर्ट्स एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करी थी, मैंने उनको डिलीवर करी एंड आई कमिट विद इन 3 to 4 बिजनेस डेज यू विल गेट योर ऑर्डर। तो वो ऑर्डर टाइमली चली भी गई थी, बट उस कस्टमर को चाहिए था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंपनसेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ब्रांड को परेशान करने में। तो कुछ हद तक मुझे वो कन्वर्सेशन वैसे लगा था कि यू हैव टू कंपनसेट फॉर दिस मिस्टेक। मैंने कुछ मिस्टेक वैसे वहाँ पे कुछ हुई नहीं थी, इट्स जस्ट कि अभी मैं शिपिंग बैग्स को यूज़ करता हूँ तो वो शिपिंग बैग टेम्पर्ड हो गई आई गेस। जब भी कुरियर पार्टनर मेरे हमसे उसको उन्होंने पिकअप कर लिया एंड वाइल इन ट्रांजिट कुछ हुआ उस पैक के साथ में, एंड दैट कस्टमर रिसीव अ टॉर्न पैकेज। अंदर के प्रोडक्ट्स अच्छे थे, वेल कंडीशन में थे, बट पैकेज टॉर्न था। तो उनका ऐसा था कि आप मुझे प्रूव करो कि आपने डिस्पैच करते हुए कि पैकेज प्रॉपर भेजा। तो मैंने मतलब वो कॉल मुझ तक आ गया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ठीक है मेरा कस्टमर है, गाली भी देता है, मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनसे जब बात की तो वो कस्टमर उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा किया कि यू हैव टू कंपनसेट फॉर योर मिस्टेक। तो मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम है आई श्योरली कंपनसेट, क्योंकि आपने मुझसे परचेस किया तो मेरा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। बट अगेन उनका पॉइंट ही वो था कि आपकी सर्विस बराबर नहीं है, आपने डिलीवरी में लेट कर दिया, आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, टॉर्न पैकेज भेज रहे हो, कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन है ये। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरी ही गलती है, मैं पैकेजिंग प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट अगेन उस पॉइंट पे आने तक we have almost dispatched more than 500 orders with that same package, but we never receive any such complaints. तो फिर वो पॉइंट पे मुझे लगा कि शायद मुझे स्टेप बैक ले लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए मुझे, वो शिपिंग बैग्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं जो पेपर बैग्स होते हैं मैं उनके ऊपर स्विच कर लूँगा
एंड मैंने कुछ डेमोज भी लिए, बट अगेन उनका भी टेम्पर होने का कोई भी गारंटी नहीं था कि वो टेम्पर फ्री है, वो भी टेम्पर हो सकता था। बट उस दिन मेरे डैड ने मुझे एक चीज़ बोली कि अर्पण तू जो भी कस्टमर बोल रहा है उस बात को तू बहुत सीरियसली ले रहा है। वो कस्टमर है, तू भी एक कस्टमर है। अगर तू अमेजोन से अगर कुछ ऑर्डर कर रहा है या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर कर रहा है तो तू डेफिनेटली खुद को VIP समझेगा, ठीक है, और तू डिमांड्स ही करेगा। तो वो ब्रांड का क्या जा रहा है, उसका क्या प्रॉब्लम है, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ हुई, उनके एंड पे हुई या इन ट्रांजिट में हुई, क्या हुई, तो वो नहीं सोचेगा। वो कस्टमर है, उसकी इमोशन को हर्ट हुआ, वो कंप्लेन कर रहा है, उसको जो पहले देखा वो उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। वो तुझे नहीं बुरा बोल रहा, ना वो तेरी ब्रांड को बुरा बोल रहा है, तो तू उसको एज ए फीडबैक ले। आज तक ऐसा हुआ है? मैंने बोला नहीं, आज हुआ। मैंने बोला वो फर्स्ट है, मुझे लास्ट करना है, मुझे नहीं चाहिए वापस ऐसा कोई भी मेरे कस्टमर के साथ कोई इशू। तो अगेन उन्होंने मुझे समझाया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो बिजनेस में है ये हमेशा होगा, प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स ये हमेशा आएंगे। तो हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। होगा कुछ कस्टमर्स तुझे मिलेंगे जो तुझे बैड रिव्यूज़ देंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे, बट उन नेगेटिव रिव्यूज़ में से तुझे सीखना है और कुछ इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करना है। तो ये नहीं करना कि कस्टमर ने बोला मैं छोड़ दूंगा और मैं कुछ दूसरा, ऐसा नहीं करना। तो आपका पैकेजिंग अभी सेम है? सेम ही है, एंड उस डे के बाद आज तक कोई दूसरा इशू भी हुआ नहीं है। सेम है, सेम पैकेजिंग। हाँ, वी यूज सिंपल पॉलीमर्स, बस उसके ऊपर हमने हमारा कुछ एक ग्रीट लिखा हुआ है कि हे वी आर हे ग्रीट्स। उसके नीचे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, कस्टमर सर्विस नंबर, मेल एड्रेस जो नॉर्मली होता है, बस सिंपल, एकदम सिंपल। आपका कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर क्या ओपिनियन है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे हिसाब से जो कस्टमर लॉयल्टी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस के लिए। बिकॉज आप अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका प्राइस भी अच्छा है, कस्टमर अफोर्ड भी कर सकता है, उसको आपका फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा लगा। बट उसके बाद अगर उसको XYZ रीज़न से कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेरी आती है, अगर आपकी आफ्टर सेल्फ सर्विस अच्छी नहीं है, तो उसको जो आपका आफ्टर सेल्स वाला एक्सपीरियंस है वो पसंद नहीं आएगा, वो आपको कभी भी नेक्स्ट टाइम चूज़ नहीं करेगा। एंड मेरे लिए जो मेरा कस्टमर है उसकी लॉयल्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर मैं उसको खुश कर पाऊँ, वो सेटिस्फाई है, वो खुद वापस आएगा, रीऑर्डर करेगा, इनफैक्ट वो रिकमेंड भी करेगा। तो जो चीज़ मुझे हेल्प करेगी ऑर्गेनिकली ग्रो करने में विदाउट मार्केटिंग, अब वो मेरी माउथ पब्लिसिटी करना, उसको मेरी सर्विस अच्छी लगी, अब वो मेरा ब्रांड खुद प्रमोट कर रहा है अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, रिलेटिव्स में। तो कस्टमर लॉयल्टी सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, रेवेन्यू से भी ज़्यादा है, बिजनेस की ग्रोथ से भी ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड। जी जी। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के डायरेक्टर्स हैं, तो आपको क्या लगता है हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमको खुद को इम्प्रूव करने के लिए? ऐसे मैं बताना चाहूँगी कि मैं और सौराज हम लोग मतलब पहले एक बिजनेस हमने सोचा था कि स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट किया भी था, वो टेक्सटाइल बिजनेस था, तो वो प्री रेवेन्यू स्टेज पे ही हमने बंद कर दिया कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो आपका क्या एडवाइस होगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम खुद को ग्रो कर सकते हैं? जो मेरा मेन एडवाइस होगा वो यही होगा कि अगर आपने खुद पे भरोसा रख के जो स्टेप लिया है तो उसको मुझे लगता है बंद कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो फेलियर ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस होता है उस इमोशन का कि अब मैंने मेरी डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। जब तक मैं मेरी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ मैं फेल नहीं हो रहा हूँ। जितना आप खुद को पुश करोगे वो जो वर्ड है फेलियर वो आपसे उतना दूर चला जाएगा। बट अगर वो चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली कि बस ख़त्म, फेलियर से आपने आपकी डिफीट एक्सेप्ट कर ली तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो जो चीज़ होती है ना, अगर आपने कॉन्फिडेंस खुद में दिखाया है तो उसको कभी डाउन नहीं होना देना चाहिए, कभी नहीं। क्योंकि मेरे भी मतलब रिक्रीज के ऐसे बहुत पॉइंट्स आए, इनफैक्ट ऐसे डेज आए कि जब मुझे ये नहीं पता था
कि मैं नेक्स्ट डे के एक्सपेंसेस कैसे करूँगा। मेरी क्रेडिट लिमिट ख़त्म हो गई थी, ऑलमोस्ट मैंने मेरे फ्रेंड्स लोग से भी पैसे लिए थे, एंड अब कौन हेल्प करेगा। फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं ऑनबोर्ड करना था, क्योंकि फिर वहाँ पे जो ओपिनियंस है वो डिवाइड हो जाता है। तो वो हमेशा मेरा एक ये था कि अगर एक इंसान अपना इंडिविजुअल ओपिनियन लेके अगर ब्रांड को लेके चले तो वो ज़्यादा बेटर कर सकता है rather than मोर पीपल्स। हाँ, क्योंकि वो होगा ही, किसी एक का ओपिनियन आगे जाएगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, वो चीज़ नहीं होनी देनी चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं कभी भी फाइनेंस नहीं करूँगा, मैं बूटस्ट्रैप हूँ तो बूटस्ट्रैप ही रखूँगा। बट फिर ऐसा था कि अब रिग्रेट सर्वाइव कैसे करेगा, तो जो ब्रीथ्स रिग्रेट्स को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, तो डेफिनेटली रिग्रेट को सफोकेशन करेगा, उसको भी तो सांस लेना ऑक्सीजन चाहिए, तो अब वो फाइनेंस आएगा कहाँ से। बट जब बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ को दिल से शिद्दत से करने का ट्राई करते हो तो पूरी कायनात आपको, हाँ, तो ये चीज़ होती है। जब आप मैनिफेस्ट करते हो कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा, पर मैं बंद नहीं करूँगा, होता है, ज़रूर होता है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है होगा तो ज़रूर होगा, अगर आपको लगता है नहीं होगा तो कोई कितना भी ट्राई कर ले नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। तो आपका क्या एक एडवाइस रहेगा अभी जो यूथ्स है, जो हम ऑडियंसेस है, तो उनके लिए क्या एडवाइस होगा? मेरा एडवाइस ऑडियंस को यही है कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है या आप जो भी चीज़ें देख रहे हो सोशल मीडिया पे, वो जितनी आई प्लीजिंग है उतनी वो रियलिटी में नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। वो कंटेंट बना रहा है, वो उसकी ग्रोथ के लिए बना रहा है, उसके कंटेंट से किसको कितना फ़ायदा होने वाला है वो उस चीज़ के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे किसी और की बेनिफिट के लिए नहीं सोचेगा। तो आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप किसी चीज़ से इंगेज कर रहे हो, तो उसके पीछे की रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिसर्च, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज उस चीज़ के साथ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली मुझे भी लगता है, क्योंकि कुछ डिसीजंस मैंने भी सिर्फ ऐसे लिए कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया, मैं इंस्पायर हो गया, मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अगर उसके लिए वो वर्क करेगा तो मुझे मेरे लिए भी वो वर्क करेगा। एंड मैंने कुछ डिसीजंस लिए, बट उसके ऊपर मुझे रिग्रेट आगे चल के खुद को ही करना पड़ा, क्योंकि मैंने सिर्फ मोटिवेट होके उस डिसीजन को ले लिया, मैंने उसके पीछे की कोई स्टडी नहीं करी थी। अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे उसका पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रियलिटी को हमें देखना आना चाहिए। जो सोशल मीडिया का जो ग्लासेस है, हमको वो रियलिटी देखते हैं तो उसको साइड में निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी डिसीजन लोगे वो वाइज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम ये एपिसोड रैप करते हैं। थैंक यू अर्पण सर फॉर you so शेयरिंग much. योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी विद अस। कुछ ना कुछ तो लोगों ने आपसे सीखा ही होगा। The honor is mine, and thanks for calling me here. And I really appreciate that you have invited me here to know my opinion, to know my journey, and I really I'm thankful for that. Thanks a lot. Make sure to check out Retreats and please follow them on Instagram. Yes, please. Actually, I have a question as well. Yeah, sure. So, as a startup, there are multiple departments which you have to focus on. पहले तो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, इफ यू आर लाइक इनोवेटिंग समथिंग न्यू, और लाइक इफ यू आर रीइन्वेंटिंग द साइकिल, तो लाइक यू कैन टेक द सेम थिंग एंड जस्ट मेक सम चेंजेस। तो ये एक चीज़ हुई। देन दिस मार्केटिंग, जो आप बोल के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ स्टार्टअप अगर दो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दे डोंट हैव द फंडिंग टू हायर समवन वगैरह वगैरह, तो यू कैन हायर एम्प्लॉयज। आपको दो लोगों को ही सब चीज़ों में फोकस करना है। दिस प्रोडक्ट, दिस मार्केटिंग एंड दिस सो मच स्टफ। तो डू यू थिंक लाइक मार्केटिंग पे लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको ही फोकस करना चाहिए स्टार्टअप में, या फिर मार्केटिंग को आउटसोर्स करना चाहिए? इनिशियल डेज में मुझे लगता है कि अगर आप सीख सको तो वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से अगर आप किसी और के ऊपर रिलाय हो रहे हो, आपको खुद को कुछ नहीं पता होगा कि जो मेरी जो टीम है या फिर जिनको मैंने मेरा काम दिया है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन वो उनकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं। तो आपको उस चीज़ का बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। लोग बोलते हैं कि मार्केटिंग आप एक दिन में नहीं सीख सकते, एक महीने में नहीं सीख सकते, 2 महीने में नहीं सीख सकते, बट जब मुझे ऐसा था कि अब मुझे ही करना पड़ेगा, मैंने वो भी ट्राई किया
एंड वो चीज़ वर्कआउट भी की. रिजल्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड आज के टाइम पे अगर कोई मुझे आगे बोले कि मैं आपकी मार्केटिंग संभालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्वेश्चंस पूछनी चाहिए मुझे वो पता होगा, और उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आगे चल के आ सकते हैं मुझे वो भी पता होगा. क्यों पता होगा? क्योंकि वो मैंने खुद ने भी की. तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कोई भी चीज़, हाँ, एक्सपर्टीज़ लेना मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं. तो जो चीज़ आपको नहीं आती, अगर आपको कोई सिखा रहा है, एक्सपर्टीज़ दे रहा है, तो वेलकम दैट. उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि आई नो एवरीथिंग एंड आई मैनेज. नहीं, बिकॉज यू नेवर नो बाई विच वे यू विल रिसीव द एडवाइस ऑफ विजडम. तो हमें हर किसी को वेलकम करना चाहिए. आप सीखो, आप उनके साथ बैठो, उनकी एडवाइसेस लो, बहुत अच्छी बात है. बट रिलाई कभी नहीं करना चाहिए, कंप्लीटली रिलाई कभी नहीं करना चाहिए. खुद को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नहीं 100% बट एटलीस्ट 60%, क्योंकि 50% वो हाफ नॉलेज हो गई, उससे ज़्यादा ही पता होना चाहिए. ये मेरा एडवाइस है. And how long did it take you, like आपको break even point reach करने में कितना टाइम लगा? फिर भी it took me around 3 months. Around 3 months. 3 months. With around 4 to 4.5 lakhs investment, you said 3 months. 3 months. 3 months मैं सिर्फ स्ट्रगल कर रहा था. उसके बाद कहीं मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला कि नहीं, अब हो रहा है, अब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं. Initial stages में आप अकेले थे इस business में, like अकेले काम करते थे या like मैं और मेरे 3 दोस्त, बस 3 बस. एंड उसमें भी वो बोलते हैं ना, मेरी टीम में कोई बॉय नहीं था स्टार्टिंग से. मैं अकेला था, एक लड़का, एंड तीनों भी गर्ल्स, फीमेल्स. तो वो जो होता है ना, वो एक ब्रदरहुड, वो कभी नहीं मिला मुझे. कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, अगर मुझे कोई टेंशन आ रहा है, मुझे कोई स्ट्रेस है किसी बात का, तो मैं जाऊँ मेरे दोस्त के साथ बैठूँ, भाई ऐसा ये हो गया, ये प्रॉब्लम है, कभी नहीं हुआ. बट जो मेरी जो 3 फ्रेंड्स थी, फीमेल फ्रेंड्स, उन्होंने वो चीज़ मेरी पूरी वहाँ पे कवर अप कर दी. तो जो भी प्रॉब्लम है ना, बैठ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, गालियाँ निकलेंगी मुझसे, चलेगा, नो इश्यूज, बट एटलीस्ट ओपन अप. तू हमारा दोस्त है, हम तुझे कभी नीचे गिरने नहीं देंगे. एंड आज जो मैं जिस कर रहा हूँ ना, मैं प्राउडली बोलता हूँ. मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, फ्रेंड्स के साथ कभी बिजनेस नहीं करना, कभी नहीं करना. पैसा हर कुछ खराब कर देगा, सब कुछ खराब कर देगा. दोस्ती इनिशियल डेज में चलती है, बट जैसे ब्रांड पैसा कमाने लग जाता है, दोस्ती खत्म हो जाएगी, वहाँ पे बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे. मैं मेरा बिजनेस फ्रेंड्स के साथ नहीं कर रहा हूँ, वो सारी मेरी फैमिली है. मैं मेरे दोस्तों के साथ बिजनेस कर ही नहीं रहा, वो सब मेरी फैमिली है. क्योंकि उनको पता है अर्पण का नुकसान वो मेरा नुकसान, वो मेरी फैमिलीज है. मुझे उन पर उतना भरोसा है, इसलिए उनके साथ कर रहा हूँ. वरना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे एडवाइस किया. वो लोग बोल रहे थे कि फंडिंग भी करेंगे, ठीक है, हम लोग साथ में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. कुछ लोग अच्छा ऑलरेडी कर भी रहे हैं. तो एक टाइम पे वो ख्याल आया भी था, बट फिर अगेन लगा कि नहीं, मुझे फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी किसी के साथ. एंड जब मेरे पास ऑलरेडी इतनी अच्छी फैमिली है, तो फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अभी तो इनिशियल डेज में थी, तब कोई नहीं था, आज किसी की नीड ही नहीं है. अब बहुत अच्छी फैमिली है. Great answer. Thank you. Yeah.